हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पश्चिमी राजनीतिक विचारक के रूप में हाब्स को पढ़ रहे थे। हाब्स के कुछ महत्वपूर्ण विचार को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग देखते हैं, क्रमवार उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है हाब्स का सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना, दूसरा कानून और नागरिक अधिकार, तीसरा राज्य एवं चर्च, चौथा सर्वश्रेष्ठ शासन और पांचवा हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद। और लास्ट में जो है, आज ही हम लोग हाब्स को समाप्त कर देंगे। लास्ट में है हाब्स का मूल्यांकन का मतलब यह है कि हाब्स ने अपने राजनीतिक विचारों के द्वारा राजनीति शास्त्र को क्या योगदान दिया, उन सब चीज़ों को हम लोग को चर्चा करना है। इन 6 पॉइंट्स पे चर्चा करके हाब्स को आज हम लोग समाप्त कर देंगे और नेक्स्ट दिन फिर जो है हम लोग लाख की शुरुआत करेंगे। कल हम लोगों ने हाब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को क्रमवार जो है पॉइंट वाइज जो हम लोगों ने अध्ययन किया, चर्चा किया। आज इसी सामाजिक समझौते के सिद्धांत की हम लोग जो है आलोचना करेंगे। सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, उस दृष्टि से आलोचना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट की तैयारी के लिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बनाने के लिए इस आलोचना को जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना यह करके की जाती है कि जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वह अतार्किक है। क्या है? अतार्किक है। अतार्किक कैसे है सामाजिक समझौते का सिद्धांत? तो इसने बताया कि जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, बताता है कि मनुष्य नेचर से बुराइयों वाला है। अचानक उसमें कौन सी ऐसी अच्छाई आ जाती है जिसके कारण वो सामाजिक समझौता करके राज्य जैसे संस्था की स्थापना कर लेता है। इतना बुद्धि उसके अंदर आती कैसे है? इस तरीके से अचानक परिवर्तित होना व्यक्ति के बिल्कुल अतार्किक बातें लगती हैं, इसलिए अतार्किक है। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि यह ऐतिहासिक साक्ष्य पे आधारित नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्य पे आधारित नहीं है। ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित नहीं है। जो भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत का ये वर्णन करता है, जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है, मनुष्य के स्वभाव के बारे में वर्णन करता है, ये कई प्रकार की समझौते होता है। यह कहीं भी लिखित रूप से या कहीं भी किसी इतिहास में इसका कहीं उल्लेख है नहीं। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य के अभाव में इसके इस वर्णन को हम लोग वैज्ञानिक नहीं मानेंगे और इसको जो है बिल्कुल सही नहीं मानेंगे। तो ऐतिहासिक तथ्य के अभाव के आधार पर इसने जो बातें कहा है वो भी पूरी तरीके से हम लोग कहेंगे क्या, ये कल्पना पे आधारित इसकी विचार है। इस आलोचना के बाद तीसरी आलोचना यह होती है कि समझौता पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मानी जा सकती है। समझौता पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मानी जा सकती है। नहीं मानी जा सकती है। ठीक है,
राज्य की उत्पत्ति के लिए लोगों ने मिलकर सामाजिक समझौता किया और राज्य को उत्पन्न कर दिया, लेकिन यह समझौता जिन लोगों ने राज्य को उत्पन्न किया वहीं तक सीमित है। उस समझौते को पीढ़ी दर पीढ़ी अनवरत रूप से उसी रूप में पालन करना जिस रूप में सामाजिक समझौते की शर्तों को हमारे पूर्वजों ने पालन किया था। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो समझौता जिस रूप में की गई हो अनवरत उसी रूप में उसी कंडीशन के साथ लंबे समय तक उसका पालन किया जाता रहा। जिस परिस्थिति में राज्य बना वह परिस्थितियां वर्तमान समय में चेंज भी हो गई होंगी। इन सब चीज़ों का वर्णन जो है हाब्स अपने इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत में वर्णन नहीं करता है, जिसके कारण हम लोग हाब्स के इस सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ठीक है, तीन आलोचनाओं के माध्यम से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपके मन में बन गया हो कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत चाहे वो कल्पना पे आधारित हो या उसका ऐतिहासिक तथ्य नहीं हो, इसके बावजूद भी इसने राज्य संबंधी जो अवधारणा दिया कि राज्य मानव निर्मित है, इसी बात को इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कपोल कल्पना जो है अपने विचार में बनाया। जिन लोगों ने हमारे सामने इस बात को प्रस्तुत किया कि राज्य ईश्वर के द्वारा बनाई गई है, राज्य पे व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, इन सब चीज़ों को खंडन करके हाब्स ने मनुष्य में वैज्ञानिक सोच की बात रखी, मनुष्य को स्वाभिमानी बनाया, मनुष्य को गुलाम की जंजीरों से बाहर निकाला, मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन करने के लिए बाध्य किया, मनुष्य को उन सब बातों पे विश्वास करने से मना किया जो धर्मांध की बातें बताई गई हैं और उसी रूप में वह पालन करवाना चाहते हैं। ठीक है, इन सब बातों का खंडन करते हुए सामाजिक समझौते के सिद्धांत भले ही कल्पना पर आधारित लो, लेकिन उसकी जो यह धारणा थी मनुष्य की विवेक की प्रधानता देते हुए मनुष्य को ही केंद्र में रख के दिया गया है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। आगे हम जो है अभी बताएंगे कि जो हाब्स की विचारधारा, उस विचारधारा में व्यक्तिवाद का क्या स्थान है, उसमें और सारी बातों को हम लोग रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है सामाजिक समझौते की आलोचना के बाद जो दूसरी इसकी महत्वपूर्ण अवधारणा है वह क्या है? कानून और नागरिक अधिकार। कानून और नागरिक अधिकार। कानून और नागरिक अधिकार। कानून और नागरिक अधिकार, कानून के बारे में हाब्स का जो दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो बहुत परीक्षाओं में पूछता है। एक वह पहला जो अवधारणा है, इसने कहा जो है कानून संप्रभु का आदेश है। कानून संप्रभु के आदेश है और शक्ति के अभाव में कानून अर्थहीन है। कानून क्या है? अर्थहीन है। कानून के संदर्भ में ये जो दो बातें हैं बहुत स्टेटमेंट के रूप में पूछता है कि शक्ति के अभाव में कानून को अर्थहीन किसने बताया, या किसने जो है कानून को संप्रभुता का आदेश बताया। हम लोग किसी कानून के बारे में अभी इस समय हम लोग को पढ़ाना भी है। तो कानून के संदर्भ में इसने ये कहा कि कानून जो शासक है उसकी इच्छाओं के अनुसार ही है, उसके जो आदेश हैं उसी के अनुसार है। जैसे जिस प्राकृतिक कानून की अवधारणा की जाती है अपने संप्रभुता संबंधी अवधारणा में, इसने प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून, संवैधानिक कानून और प्राकृतिक कानून सभी का खंडन करता है। इस समय भी ये बताता है कि जो भी प्राकृतिक कानून है वास्तव में प्राकृतिक कानून एक ऐसा आदेश है जो अलंकारिक रूप से कानून तो है, लेकिन उसके पीछे कोई दंड की शक्ति नहीं होने के कारण उसको कोई कानून का रूप नहीं दिया सकता। कानून तभी सार्थक है जब उसके पीछे क्या हो? शक्ति हो। धर्म ईश्वरीय संबंधी बातें यदि आप मानते हैं, नहीं मानते, नैतिकता पर आधारित होता है और नहीं मानने पर दंड का कोई प्रावधान होता नहीं है। इसलिए सारे आदेश जो है कानून का रूप नहीं ले सकते हैं। कानून वही होगा जिसके पालन करने पे या नहीं करने पे, पालन करने पे आपकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी और नहीं पालन करने पे आपको दंड देने की प्रावधान किया जाएगा। और कानून का जो स्रोत है वह किसी धार्मिक परंपरा प्रथाओं के आधार पे नहीं है, बल्कि जो संप्रभु संपन्न शासक है उसी के द्वारा दिए गए आदेश जो है वही कानून है।
और इस कानून का पालन करते हुए व्यक्ति अपने अधिकारों का सुरक्षा करता है, अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है और इसके पालन करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। यदि वह कानून का पालन नहीं करता तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की जो अधिकार मिले हुए हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे, सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। तो कानून के संदर्भ में अवधारणा इसकी क्या है, तो ये प्राकृतिक कानून को नहीं मानता, धार्मिक कानून को नहीं मानता, उन्हीं कानून को कानून की श्रेणी में रखता है जो संप्रभुता के आदेश के जो शासक के द्वारा दिए गए हैं और जिस कानून के पीछे किसकी शक्ति हो, शक्ति हो, दंड देने की शक्ति का भय छिपा हो, तभी वह कानून की श्रेणी में आएगा। इस तरीके से वो मानव निर्मित कानून की बात करता है। अब मानव निर्मित कानून के बाद वह नागरिक अधिकार की भी चर्चा करता है। नागरिक अधिकार क्या है? हाब्स जो है प्राकृतिक अवस्था में बताता है कि मनुष्य के बहुत सारे प्राकृतिक अधिकार रहे होंगे, उस अधिकारों का प्रयोग करते हुए वो तमाम तरह के संघर्षों में पड़ा हुआ था। लेकिन जब वो राज्य का निर्माण करता है तो राज्य का निर्माण आत्म सुरक्षा के बल पे करता है और राज्य के निर्माण के बाद व्यक्ति चूंकि अपने सारे जो प्राकृतिक अधिकार हैं राज्य नामक संस्था को दे देते हैं, लेकिन एक अधिकार वो अपने पास रखता है, वह है आत्मरक्षा का अधिकार। तो जो हब्स है वो ये बताता है कि जो आत्मरक्षा का अधिकार है वही मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है और इस रक्षा को यदि राज्य प्रदान नहीं करता है मनुष्य को तो नागरिकों को यह अधिकार होगा कि वह राज्य का विरोध करे, अपनी आत्मरक्षा के बचाव में वह राज्य को हटाकर दूसरी संस्था को स्थापित करे या एक शासक को हटाकर दूसरे शासक को क्या करे, स्थापित करे। इस तरीके से जो हब्स है वह नागरिक अधिकार की बात करता है और नागरिक अधिकार में कौन सी नागरिक अधिकार है, तो वह है आत्मरक्षा का अधिकार। यहाँ एक चीज समझ लीजिए, आत्मरक्षा का अधिकार। राज्य की स्थापना से पूर्व मनुष्य के पास प्राकृतिक अधिकार थे, लेकिन ये प्राकृतिक अधिकार जब राज्य की सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण करते हैं तो व्यक्ति अपने संपूर्ण प्राकृतिक अधिकारों को किसको सौंप देता है? संप्रभुता संपन्न संस्था राजा को या राज्य को सौंप देता है। इसके बावजूद भी अपने पास क्या रखता है? वह आत्मरक्षा का अधिकार रखता है। राज्य के निर्माण से पहले आत्मरक्षा का भी अधिकार था, अन्य प्रकार के प्राकृतिक अधिकार भी थे। जैसे ही राज्य का निर्माण होता है तो उसके सारे प्राकृतिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं और एक ही अधिकार बचता है, वह है आत्मरक्षा का अधिकार। यह आत्मरक्षा का अधिकार वैसा अधिकार है जिसके आधार पे व्यक्ति को यह अनुमति देता है कि वह राज्य का भी विरोध कर सकता है। तो हम लोगों ने कानून और नागरिक अधिकार के संदर्भ में हब्स की बहुत संक्षिप्त ही अवधारणा है, बहुत बड़ी अवधारणा नहीं है, बस इतना जानना कि नागरिक अधिकार में किस अधिकार को रखता है, राज्य के निर्माण के बाद किसी प्राकृतिक अधिकार की बात करता है कि नहीं करता है, या राज्य निर्माण से पहले प्राकृतिक अधिकारों की थी या नहीं थी। इन तरीके की बातों को जो है प्रश्न बना के हमको और आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कानून और नागरिक अधिकार की संबंधी अवधारणा जो इसकी समाप्त होती है। इसके बाद से जो है हम लोग अगले अवधारणा की चर्चा करते हैं, वह है राज्य एवं चर्च। राज्य के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि जो राज्य है वह सामाजिक मनुष्यों के द्वारा सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का उत्पन्न होता है। लेकिन चर्च के बारे में क्या अवधारणा है? जो हब्स है, हब्स के पिता एक पादरी थे, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन पिता के धार्मिक विचारों का प्रभाव हब्स के ऊपर नहीं पड़ा। हब्स अपने समय में जैसे फ्रांस में प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म के जो समर्थक थे उनको आपस में वर्चस्व और अपनी मान्यता को लेकर लड़ते हुए देखा, और इस लड़ाई में जो राजनीतिक सत्ता थी वह बिल्कुल अराजनीतिक स्थिति में पहुंच गई थी। ऐसी स्थिति में ये मानना था हब्स का कि जो वर्तमान फ्रांस की स्थिति है उसका बिगड़ने का मुख्य कारण है धार्मिक सत्ताओं की आपस में टकराहट है, आपस में वर्चस्व की लड़ाई, और कोई कारण नहीं है। इसी कारणों की वजह से जो हब्स है
वह धर्म की मान्यताओं से अपने आप को दूर रखता है और राजनीतिक सत्ता में का समर्थन करता है। इस समर्थन में वो कहता है कि जो चर्च है वह क्या है, राज्य के अधीन है। चर्च राज्य के अधीन है। जहां हम लोग मैकियावेली को पढ़े, जहां मैकियावेली की चिंतन से आधुनिक राजनीतिक चिंतन का इतिहास शुरू होता है, उसमें मैकियावेली ने यही बताया कि राजनीति को धर्म से अलग किया जाए। लेकिन मैकियावेली ने यह नहीं बताया कि धर्म को राजनीति के अंदर रखना, ये उसने नहीं बताया। मध्यकाल में क्या था, मध्यकाल में राजनीति को धर्म के अधीन रखा गया। बाद में राजनीति को धर्म से अलग करके आधुनिक राजनीतिक चिंतन की शुरुआत हुई। और आगे चलकर हाब्स ने क्या कह दिया कि जो चर्च है वह बिल्कुल राज्य के अधीन होगा, धर्म जो है राज्य के अधीन होगा। धर्म संबंधी जो भी बातें हैं वह बातें वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सत्य नहीं हैं, उनका व्यवहार के धरातल पर भी कोई महत्व नहीं है। इस वजह से जो धर्म है वह व्यक्ति की व्यक्तिगत विचार है। धर्म कानून नहीं होता है, धर्म दर्शन होता है। ठीक है, धर्म कानून नहीं होता है बल्कि धर्म दर्शन होता है। और कानून के आधार में न तो धर्म का कोई महत्व है और न ही सामाजिक जीवन जीने में इसका कोई महत्व है। इसलिए धर्म को राजकीय कामकाज से अलग रख के बल्कि राजनीतिक सत्ता के अधीन इसको माना। और इसके पीछे मूल कारण क्या था, इसके पीछे मूल कारण जो फ्रांस की अव्यवस्था थी वही मूल कारण इसके सोचने विचारने के पीछे था कि फ्रांस में राजनीतिक सत्ता होने के बावजूद दो धार्मिक संप्रदायों की आपस में टकराहट होने के कारण वहां अव्यवस्था फैली हुई थी। तो उस धर्म का क्या महत्व है जो राजनीतिक सत्ता के रहते हुए अव्यवस्था फैली हुई है। इससे बढ़िया कि धर्म को हटा दिया जाए और राजनीतिक सत्ता को सर्वे सर्वा रखा जाए, जिसका महत्वपूर्ण कारण है नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, नागरिकों के व्यक्तित्व की विकास करना। ये सारी बातें जो है हाब्स को मजबूर किया कि हाब्स यह बताए कि जो चर्च है वह राज्य के क्या है, अधीन है। ठीक है, तो आधुनिक राजनीतिक विचारक में हाब्स एक प्रथम ऐसा विचारक के रूप में हमारे सामने आता है जो पहली बार इसने राजसत्ता को धर्म सत्ता से ऊपर बताया और राजसत्ता को ही मनुष्य के लिए, मनुष्य की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा कारगर और कामयाब उपाय बताया। ठीक है, अब हम लोग जो है राज्य और चर्च के संदर्भ में बहुत संक्षिप्त अवधारणा रही है, बहुत एक एक लाइन की अवधारणा रही है, बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग को चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है हम लोग को। इसके बाद से जो है हाब्स के सर्वश्रेष्ठ शासन की चर्चा करेंगे। हाब्स का सर्वश्रेष्ठ शासन, हाब्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन, हाब्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन क्या है? सर्वश्रेष्ठ शासन क्या है? यहां जो है अरस्तु के समान ही, जैसे अरस्तु ने संविधान के वर्गीकरण में इस बात को रखा कि लोगों की संख्या के आधार पर शासन के स्वरूप निश्चित होते हैं। यदि एक व्यक्ति के हाथ में शासन है तो राजतंत्र, कुछ लोगों के हाथों में शासन है तो वह कुलीन तंत्र, और अधिक लोगों के हाथों में यदि शासन है तो वह प्रजातंत्र। ठीक इसी प्रकार की इसने भी कहा कि सत्ता जो है व्यक्तियों की संख्या के आधार पर उसकी स्वरूप का निश्चित होता है। सत्ता जितने व्यक्ति के हाथ में होगी उसी प्रकार की शासन व्यवस्था होगी। तो इसने 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं की चर्चा किया, जिसमें पहला है राजतंत्र, दूसरा कुलीन तंत्र और तीसरा है प्रजातंत्र।
राजतंत्र में जो सत्ता होता है वह एक व्यक्ति के हाथ में होता है, इसमें कुछ व्यक्ति के हाथ में होता है, ठीक है, और इसमें बहुतों व्यक्ति के हाथ में होता है। बहुतों व्यक्ति के हाथ में शासन होती है। अब इसने ये बताया कि जो इस प्रकार की शासन प्रणाली है, हमको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ शासन कौन है, उसके पक्ष में तर्क, और जो सर्वश्रेष्ठ शासन नहीं है उसके विपक्ष में क्या तर्क है। यही हाब्स की मूल अवधारणा जो हम लोग को समझना है। हाब्स ने बताया कि जो सर्वश्रेष्ठ शासन है वह है राजतंत्र। इसलिए सर्वश्रेष्ठ शासन नहीं कि एक व्यक्ति के हाथों में शासन होता है, ठीक है। एक व्यक्ति के हाथों में शासन होने के कारण तमाम तरह की अच्छाइयाँ हैं, ये भी उसका वजह रखा है। तो राजतंत्र को यह सर्वश्रेष्ठ शासन कहता है, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र को यह शासन के लिए उपयुक्त नहीं मानता है। राजतंत्र के पक्ष में इसने ये बताया कि जो संप्रभुता है राज्य की उत्पत्ति के बाद, जो अपरिमित है, असीमित है, जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, और इस तरह के प्रतिबंध न होने के कारण जो शासक होता है वह अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से समझते हुए शासन कार्यों का निर्वहन करता है। और उसने ये बताया कि यदि मान लीजिए कि इतनी बड़ी शक्ति देने के बावजूद वह व्यक्ति हो सकता है कि अत्याचारी हो जाए, लेकिन उसका जो अत्याचार है, क्योंकि वह भी शासक क्या है, एक मनुष्य है, और मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। मनुष्य के स्वभाव के बारे में हाब्स ने बता भी रखा कि मनुष्य एक स्वभाव से स्वार्थी प्राणी है, और उसी एक मनुष्य को शासन की सर्वोच्च सत्ता सौंपी जा रही है। ऐसी स्थिति में वह भी व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा। तो हाब्स ने यह तर्क दिया कि एक व्यक्ति का जो स्वार्थ है वह बहुतों व्यक्ति के स्वार्थ से बहुत कम होगा, ठीक है। बहुत कम होने के कारण वह अपने जो राजनीतिक दायित्व है वह बहुतों के हित में काम करेगा। तो इसलिए एक व्यक्ति का स्वार्थी होना ज़्यादा गलत नहीं है, बल्कि ज़्यादा लोग स्वार्थी हो जाएंगे तो अपने अपने कर्तव्यों को कर ही नहीं, तब उनके पास काम करने के लिए कोई कर्तव्य नहीं बचेगा। एक व्यक्ति का शासन इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि व्यक्ति यदि स्वार्थी हो भी जाए तो उसका स्वार्थ सीमित रहेगा, कम रहेगा, और जो काम करने का जो कार्य का दायित्व है वो उसको वह ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए क्या करेगा, प्रयास करेगा, ठीक। और दूसरी बात है कि नागरिकों को ये अधिकार दे रखा है कि यदि नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी वो नहीं दे पाता, सुरक्षा नहीं कर पाता, फिर व्यक्ति क्या करेगा, उसको हटा के दूसरे प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को क्या करेगा, स्थापित करेगा। कुलीन तंत्र के संदर्भ में कहा कि जो कुलीन तंत्र होता है इसमें बहुत सारी बुराइयां होती हैं। कुलीन तंत्र में जो शासक वर्ग होता है उन्हीं के सगे संबंधी उस शासन में होते हैं, और ये आपस में क्या करते हैं, बहुत टकराहट करते हैं, अपने अपने स्वार्थों को लेकर आपस में टकराहट करते हैं। तो ये टकराहट की जो स्थिति है राजनीतिक अस्थिरता को पैदा करता है। राजनीतिक हमेशा अस्थिरता बनी रहेगी, राजनीति में स्थिरता नहीं रहेगी, कानून और व्यवस्था हमेशा लचीलापन रहेंगे, जो भी व्यवस्था आएंगी हमेशा समझौता के अनुरूप आएंगी। और प्रत्येक जो कुलीन तंत्र का व्यक्ति है हमेशा राजा बनने के लिए क्या करेगा, प्रयास करता रहेगा। इस प्रयास में, इस लड़ाई में ही जो राजतंत्र या शासन का जो वास्तविक उद्देश्य है वह समाप्त हो जाता है। कुलीन तंत्र की व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई यह है कि प्रत्येक व्यक्ति शासक बनने के लिए क्या होता है, लड़ाई लड़ते रहता है, और इस लड़ाई में वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है, और भूलने के कारण क्या होता है, जो राजनीति होती है जिसका जो वास्तविक उद्देश्य होता है अपने लोगों की सुरक्षा करना, अपने लोगों का विकास करना, वह पीछे चला जाता है। तो कुलीन तंत्र को वह कहता है कि शासन के रूप में सब बेकार है। प्रजातंत्र को भी स्वार्थ के आधार पर प्रजातंत्र को इनकार करता है। जैसे इसका मानना है कि जो मनुष्य स्वभाव से ही क्या है, दुष्ट है और स्वार्थी प्राणी है। यदि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को शासन सौंप दिया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगा रह जाएगा। तो जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगा रह जाएगा तो राज्य का जो दायित्व है, राज्य का जो कर्तव्य है, राज्य का जो उद्देश्य है वह बिल्कुल पीछे छूट जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रजातंत्र भी शासन के रूप में सर्वश्रेष्ठ शासन नहीं है, ठीक है। स्वार्थ पूर्ति की दृष्टि से
यदि स्वार्थ मनुष्य का स्वभाव है और इस स्वार्थ को ही आधार माना जाए कौन सा शासन ज़्यादा बेहतर है, तो स्वार्थी शासन राजतंत्र में होने के बावजूद भी इन दोनों में जो स्वार्थ की प्रवृत्तियां उन दोनों से क्या है, ठीक है। क्योंकि इसमें स्वार्थ का जो तत्व है, स्वार्थ का तत्व है वह कम होगा और कर्तव्य ज़्यादा होगा, कर्तव्य ज़्यादा होगा। और यहाँ क्या है, जस्ट उल्टा होते जाएगा। यहाँ कर्तव्य कम होते जाएगा, स्वार्थ बढ़ते जाएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा जो है स्वार्थ बढ़ेगा और कर्तव्य बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। न केवल स्वार्थ के आधार पे ही, बल्कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चर्च और राज्य, जिसमें वह चर्च को राज्य के अधीन मानता है या धर्म को राज्य की सत्ता के अधीन ही मानता है। उसका यह भी मानना था कि जो राजनीतिक अव्यवस्थाएं होती है उसमें ज़्यादातर जो धार्मिक संस्थाएं होती है जो ये मान के चलती हैं कि हमारी जो मान्यता है ईश्वरीय मान्यता है और उसी के अनुसार राजा को अपने शासन के कार्यों को करना चाहिए और हम जो बोल रहे हैं वही सत्य है, इन्हीं चीज़ों का वह खंडन करता है। इससे जो है राज्य चलने वाला नहीं है, ठीक। तो धर्म को भी राजतंत्र में राजनीतिक सत्ता के अधीन लाया जा सकता है, लेकिन कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र में धर्म को राजनीतिक सत्ता के अधीन नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि जो धर्म का प्रभाव है ये आम जनमानस पर ज़्यादा होता है, ठीक। इस आधार पे उसने सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में राजतंत्र को चुना। यहाँ थोड़ा सा हम लोग चर्चा ये कर लिया जाए। अभी तक हम लोगों ने जितने भी राजनीतिक विचारकों को पढ़े हैं उसमें सभी विचारकों ने शासन को सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में राजतंत्र को ही माना है। प्लेटो ने भी राजतंत्र को माना है, दार्शनिक राजा के रूप में राजतंत्र को माना है, अरस्तु ने भी राजतंत्र को माना है, मैकियावेली ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन नहीं माना है, उसने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। लेकिन व्यवहारिक और जिस सत्ता का समर्थन करता है वह है राजतंत्र, ठीक है। तो इस बात को हम लोग को ध्यान देना होगा। अब फिर हाब्स में क्या है, हाब्स ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ भी माना और उसे स्वीकार भी किया। इन चारों विचारकों में केवल मैकियावेली के विचारों में थोड़ा सा क्या अंतर है, जिसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना, राजतंत्र का वो समर्थक है लेकिन सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में मैकियावेली किसको मानता है, तो वह गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में मानता है। हाब्स राजतंत्र का समर्थन करता है और राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में मानता है। ऐसा मानना अरस्तु का भी है, ऐसा मानना प्लेटो का भी है। तो सर्वश्रेष्ठ शासन के रूप में इन बातों की चर्चा करने के बाद अब हम लोग अगले विचार पे आते हैं कि जो हाब्स है, हाब्स के राजनीतिक विचारों में व्यक्तिवाद है यानी जो बहुत बार पूछा भी है। इसको देखते हैं। हाब्स के विचारधारा में व्यक्तिवादी तत्व, व्यक्तिवादी तत्व। देखिए यहाँ इस बातों को समझना होगा कि हाब्स राजतंत्र का समर्थन करता है, निरंकुश शासक का समर्थन करता है, ऐसी शासन जो व्यक्ति की संपूर्ण अधिकार शासक के पास होता है और शासक कानून के माध्यम से अधिकार जनता को देता है और उन्हीं प्रथाओं को जनता स्वीकार करती है जिनकी सहमति शासक द्वारा मिली होती है, अर्थात शासक सर्वे सर्वा होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिवादी सोच कैसे हो सकती है? जो व्यक्तिवाद होता है वह शासन में व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देता है, शासन में व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देता है, महत्वपूर्ण स्थान। यदि राज्य और व्यक्ति की तुलना की जाए तो व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति ही महत्वपूर्ण होता है व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार।
तो जैसे हम लोग को अभी हाब्स की जितने विचारों को हम लोग पढ़े हैं जिसमें निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है, तो फिर व्यक्ति जो है इसके लिए शासक सबसे महत्वपूर्ण है, राजा सबसे महत्वपूर्ण है, राजा द्वारा दिए गए अधिकार कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है। इसलिए हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवादी तत्व तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। हाब्स की विचारधारा को समझने के लिए, हाब्स अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए जिन जिन बातों का सहारा लिया है उन बातों में कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी तत्व जो है मिलते हैं। ये जो है यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज की जो मेंस के पेपर हैं पॉलिटिकल साइंस में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि जो हाब्स है, हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद का तत्व निहित है, टिप्पणी कीजिए। या हाब्स की निरंकुश राजतंत्र में व्यक्तिवादी विचार कैसे पनपा, इस तरीकों से बना के प्रश्न टिप्पणी में पूछा। तो चूंकि ये टिप्पणी में पूछा इसलिए हम लोगों के लिए थोड़ा आवश्यक हो जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में ही पढ़ना है, लेकिन ये आवश्यक हो जाता है इस चीज को समझने के लिए, हाब्स को और अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो व्यक्तिवादी सोच के बाद हाब्स के निरंकुश राजतंत्र के अलावा उसके व्यक्तिवादी सोच उसमें है, और कहां कहां है उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हाब्स जो है मानव स्वभाव की चर्चा करता है। मानव स्वभाव की चर्चा करता है। देखिए ये मानव स्वभाव की जो चर्चा करता, भले ही कहता है कि मानव स्वार्थी है, प्रतिस्पर्धी है, उसके अंदर लालसा है, प्रभुत्व की लालसा है, कहीं ना कहीं मानव के मन के अंदर जो स्वभाव है उसी के अनुसार वह काम करता है। तो यह बातें बताना, मनुष्य को स्वभाव को अपने विचारधारा के केंद्र बिंदु में लाकर अन्य प्रकार की विचारधाराओं को प्रस्तुत करना, यह कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी सोच को प्रस्तुत करता है। यदि मनुष्य में स्वार्थपन है तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की विकास के लिए ही सब कुछ करता है, ठीक है। और यदि सब कुछ अपने लिए ही करता है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो हाब्स है उसके विचारों में व्यक्तिवादी सोच झलकती है। दूसरी बातों से और भी स्पष्ट हो जाएगा, वह यह है कि राज्य मानव निर्मित है। राज्य मानव निर्मित है। जिस प्रकार व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार उसके विचारों में मनुष्य की जो बात है वही केंद्र बिंदु होती है, ठीक इसी तरीके से हाब्स के भी विचारधारा में मनुष्य के स्वभाव केंद्र बिंदु में रहा। इसके साथ साथ जो भी विचारधारा ये बताता है कि जो राज्य है वह मानव निर्मित है, मनुष्यों ने बनाया है, वह कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन करता है। जितने व्यक्तिवादी विचारक हैं या जो लोग विचारधारा के रूप में व्यक्तिवाद को अपनाते हैं, वह सभी लोग राज्य को आर्टिफिशियल मानते हैं, राज्य को मानव निर्मित बताते हैं। तो निरंकुश शासन या निरंकुश राजतंत्र की समर्थन करने के बावजूद भी हाब्स ने राज्य को मानव निर्मित बताया और राज्य को मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित किया, और उसको निर्मित करने के बाद जो उसका अनवरत रूप से उसको अस्तित्व में लाए हैं वह भी मनुष्य का ही रोल है, ठीक है। जैसे सामाजिक समझौता करते हैं मनुष्य आपस में, जब उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो विकास है वह टकराहट के कारण नहीं हो पा रही है, इसलिए उसने क्या किया, सामाजिक समझौता का सहारा लेकर राज्य को उत्पन्न करते हैं। तो ये राज्य को उत्पन्न करना, सामाजिक समझौता से उत्पन्न करना, मनुष्यों के द्वारा ही बनाना, इसका मतलब क्या है, मनुष्य जो है, जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं क्रिएशन, राज्य के निर्माता के रूप में वो राज्य से क्या है, बड़ा है। व्यक्तिवादी विचारधारा में यही सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है, राज्य महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ने राज्य को बनाया है। तो जो लोग जिनको बनाए हैं
वह लोग उससे क्या होंगे, बड़े होंगे। इस वजह से राज्य मानव निर्मित है, यह बातें कह के हाब्स एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने के बावजूद भी वह व्यक्तिवादी विचारधारा से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। क्योंकि जो लोग व्यक्तिवादी विचारधारा के होते हैं वो कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट के सहारा लेते हैं कि राज्य क्या है, मानव निर्मित है, राज्य को मनुष्य ने ही बनाया है, इसलिए वह व्यक्तिवादी विचारधारा के अंतर्गत में आता है। जो तीसरी बातें हैं वह है राज्य साधन है, साध्य नहीं। साधन है, साध्य नहीं। यह भी जो है, यह भी स्टेटमेंट व्यक्तिवादी विचारधारा का मूल कथन है। इसी कथन जैसे राज्य मानव निर्मित है, उसी तरीके से राज्य साधन है, साध्य नहीं है। ये दो महत्वपूर्ण जो कथन है, इसी कथनों पे व्यक्तिवादी विचारधारा पूरी तरीके से टिकी हुई है। व्यक्तिवादी विचारधारकों का मानना है कि जो राज्य होता है वह मनुष्यों के लिए है, मनुष्य राज्य के लिए नहीं है, बल्कि राज्य मनुष्य के लिए है, और मनुष्य के नहीं होने पर राज्य का अस्तित्व नहीं होता है। राज्य रहे चाहे न रहे, व्यक्ति तो रहेगा ही रहेगा। जैसे अरस्तु ने माना, अरस्तु कह रहे हैं, हाब्स से माना कि जो प्राकृतिक अवस्था है वह राज्यविहीन की स्थिति है, समाजविहीन की स्थिति है। मनुष्य तो था लेकिन राज्य नहीं था, तभी भी मनुष्य जीवित था। लेकिन मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी विकास की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का निर्माण किया। इसलिए राज्य जो है साधन है, किस लिए, व्यक्ति के विकास के लिए। व्यक्ति के लिए राज्य आवश्यक है, लेकिन राज्य जो है, राज्य व्यक्ति के लिए साध्य नहीं है, बल्कि क्या है, साधन है। व्यक्ति के विकास के लिए जो आवश्यक साधन है, उसी के रूप में राज्य का क्या हुआ, निर्माण हुआ। राज्य के नहीं रहने पे ही व्यक्ति रहेगा, लेकिन व्यक्ति के नहीं रहने पे राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये बातें जो है व्यक्तिवादी विचारधारा की मूल बिंदु है। इसी आधार पे हाब्स की विचारधारा को कहा गया कि हाब्स की विचारधारा में व्यक्तिवादी तत्व क्या है, निहित है। ठीक है, राज्य साधन है, साध्य नहीं है। इसके बाद से जो है ये सब बातें रहा जो हाब्स की राजनीतिक विचारधारा में, हाब्स के राजनीतिक विचारधारा में व्यक्तिवादी तत्व को निहित माना गया। कि हाब्स एक ऐसा राजनीतिक विचारक है जो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं क्या करता है, कहीं ना कहीं वह जो व्यक्तिवादी तत्व को अपने अंदर समेटे हुए है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग जो अगला विचार पढ़ेंगे, ये सारे विचारधारा जो है हाब्स के समाप्त होते हैं। अब हाब्स के हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि हाब्स आधुनिक राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में राजनीति शास्त्र को अपनी कौन सी विचारधारा, कौन सा योगदान दिया है, जिसको हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले मूल्यांकन में देखिए, मैक्सी ने कहा, मैक्सी एक विचारक है जिसने कहा, हाब्स अंग्रेजी जाति में सबसे महान है, सबसे महान है। हाब्स के राजनीतिक विचारकों का मूल्यांकन मैक्सी कहता कि मैक्सी क्या है, मैक्सी कहता है कि हाब्स क्या है, अंग्रेजी जाति में सबसे महान दार्शनिक है, सबसे महान विचारक है। इसी तरह ऑक्सफोर्ड यह लेवियाथन के संदर्भ में कहता है कि लेवियाथन अंग्रेजी
दर्शन का सबसे, अंग्रेजी दर्शन का सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है, सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है। हाब्स के बारे में कहिए या लेवियाथन के बारे में कहिए, लेवियाथन में ही अपने राजनीतिक विचारकों को वह प्रस्तुत करता है, तो हाब्स के बारे में ही हुआ। तो मूल्यांकन जो है इसके पक्ष में ही कहा गया, हाब्स की पक्ष में कहा गया। मैक्सी ने भी इसकी बड़ाई किया और ओक्साट ने भी जो क्या किया, ओक्साट ने भी हाब्स की बड़ाई किया। अब हम लोग देखते हैं कि हाब्स ने वास्तव में जो बड़ाई किया गया इसी के पात्र है कि पात्र नहीं है। तो लगभग जिन लोगों ने इसकी बड़ाई किया इसी के पात्र के रूप में हाब्स को जाना जाता। सबसे पहले इसने बताया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत बहुत तार्किक और क्रमबद्ध और सुसंगत तरीके से इसने अपने आप प्रस्तुत किया, और जहां धर्म को राजनीति की सत्ता पे प्रभावी माना जा रहा था, कानून के निर्माण में धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक आदेशें, धार्मिक जो बातें थी उसको इसने खंडित करते हुए राज्य को मानव निर्मित बता दिया, और इस तरीके से राज्य को मनुष्य के लिए साध्य न मान के बल्कि साधन बताया। यह भी जो है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्या है, योगदान है। इसके बाद जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बाद जो दूसरा इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वह है असीमित संप्रभुता, असीमित संप्रभुता की अवधारणा, असीमित संप्रभुता की अवधारणा। संप्रभुता की अवधारणा तो बोधा ने भी कर दिया था, लेकिन असीमित संप्रभुता की अवधारणा ये बता के राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक आधुनिक राजनीतिक चिंतन का क्या किया, विकास किया। इसने कहा जहां बोधा संप्रभुता पे ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून और संपत्ति की परिसीमा लगाया, वहीं जो है हाब्स ने इस संप्रभुता पे किसी भी प्रकार की सीमाओं को और बंधन को अस्वीकार करता है, और इस तरीके से बिना बंधन रहित संप्रभुता की कल्पना करके उसकी सर्वोच्च स्थिति को बताता है। इसी सर्वोच्चता के कारण राजसत्ता को धर्म सत्ता पे प्रभुत्व स्थापित करता है, और बताता है कि चूंकि जो संप्रभुता है वो शासक के पास होता है, और शासक चूंकि संप्रभु है और दूसरा कोई संप्रभु है ही नहीं है, इसलिए जो संप्रभुता संपन्न शासक है वही जो है धार्मिक सत्ता पर भी क्या करता है, नियंत्रण स्थापित करता है, धर्म पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। इस तरीके से जो हाब्स है वह राजनीति शास्त्र को असीमित प्रभुसत्ता की अवधारणा देके राजनीति शास्त्र के चिंतन को आधुनिक राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लाया, और जो राजनीतिक चिंतन है वह अपने आप में जो धर्म के दायरे में हुआ करता था, वह धर्म की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र रूप से अपने राजनीतिक चिंतन करने लगा। इसके बाद से जो ये देता है वह है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति जो हाब्स है अपने राजनीतिक चिंतन में वह परंपरागत चिंतन पद्धति को नहीं अपनाता है, चिंतन मूलक पद्धति को नहीं अपनाता है, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेता है। उसके अध्ययन में क्रमबद्धता, कार्य कारण संबंध, पूर्व कथन की मान्यता, इसके कथनों के माध्यम से अन्य चीज़ों की भविष्यवाणियाँ, इन सब चीज़ों के आधार पे इसने वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करके अपनी अवधारणा को सुस्पष्ट किया, अपनी अवधारणा के महत्व को स्थापित किया।
और वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करना के वैज्ञानिक पद्धति के अध्ययन के माध्यम से यदि कोई अवधारणा स्पष्ट की जाती है तो निश्चित तौर से उसका महत्व जो है अन्य प्रकार की अवधारणाओं से, सामाजिक विषयों में अन्य प्रकार की जो अवधारणा है उससे कहीं बेहतर और स्पष्ट है। तो हाब्स ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में न केवल वैज्ञानिक पद्धति का स्वतः अनुसरण किया बल्कि अन्य राजनीतिक चिंतकों के लिए मोटिवेट किया कि वो भी वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर ही राजनीति शास्त्र को क्या करे, विकास करे और उसकी भूमिका को और से ज़्यादा बढ़ाए। वैज्ञानिक पद्धति के बाद जो है चौथी बातें जो है उपयोगितावाद का आधार। उपयोगितावाद का आधार। उपयोगितावाद का आधार देखिए, उपयोगितावाद है क्या? राजनीति शास्त्र में जब राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे तो हम लोग उपयोगितावाद पढ़ेंगे। जर्मी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल की अवधारणा है। तो इस उपयोगितावाद में यह माना गया कि जो मनुष्य है उसकी गतिविधियों का मुख्य जो स्रोत होता है वह उसका होता है सुख की प्राप्ति करना। मनुष्य जो भी करता है अपने सुख की प्राप्ति के लिए करता है। हाब्स ने बताया कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है और लाभ की चाहत उसमें सबसे ज्यादा होती है। लाभ की चाहत रहना और लाभ के लिए सारा काम कर रहा है, ये मनुष्य की स्वभाव का मूल अंग है। तो ये बातें बता के कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में उपयोगितावादी दर्शन के लिए क्या देता है, विषय वस्तु देता है, एक प्रकार का आधार देता है। तो कई बार कहा गया है कि जो उपयोगितावादी दर्शन है कहीं ना कहीं उसके जिसका स्रोत कहाँ मिलता है, तो हाब्स के राजनीतिक चिंतन में भी मिलता है। वह कौन सा चिंतन है? तो वह यह है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, लाभ केंद्रित है, लाभ के आधार पर वो अपने हर कार्यों को करना चाहता है। लाभ उसको नहीं मिलता तो वो काम नहीं करेगा, लाभ मिलेगा तो वो काम करेगा। लाभ आधारित जो विषय वस्तु है वही मनुष्य के कार्य करने के लिए मोटिवेशन का काम करता है या उसे प्रेरित करने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से जो हाब्स है, हाब्स ने राजनीति शास्त्र को बहुत सारा चीज क्या किया, दिया। उपयोगितावादी दर्शन बाद में बनता है जिसको हम लोग देखेंगे भी। तो हाब्स ने अपने राजनीतिक चिंतन के माध्यम से राजनीति शास्त्र को ये सारे बहुमूल्य चीजें दिया, जिसके कारण राजनीति शास्त्र काफी मजबूत हुआ, काफी विकसित हुआ और इसके आधार, इसकी राजनीतिक चिंतन के आधार पे जो अन्य राजनीतिक विचारक हुए उन्होंने अपने विचारों में इसका विचारों का स्थान दिया और अपने विचारों को महत्वपूर्ण रूप से क्या दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इन सब बातों के साथ आज का जो हमारा हाब्स का जो चर्चा था वह समाप्त होता है। हाब्स पे जितने भी विचार थे वह समाप्त होते हैं और हाब्स के बाद अब जो हमारे सामने दूसरा राजनीतिक विचारक है वह है लॉक, जिसको लॉक को हम लोग पढ़ेंगे। बार बार कहना ठीक तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम जो है एक बार और रिक्वेस्ट आपसे ये करेंगे कि बीच बीच वीडियो में रिक्वेस्ट आपसे करते रहेंगे। ये मोटिवेशन का काम करेगा। आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति आ रही हो या नोट्स बनाने में घबराहट हो रही हो, तो जब जब आप वीडियो देखेंगे, हमारी इस बात को जब सुनेंगे तो आप प्रेरित होंगे, आप मोटिवेट होंगे और आपको ये लगेगा कि सर यदि बार बार कह रहे हैं तो इस बात में कहीं ना कहीं दम है कि हमें नोट्स बनाना चाहिए। ठीक, तो आप जब भी इस लेक्चर वीडियो को देखिए, नोट्स जरूर बनाइए। हम अभी टेस्ट सीरीज नहीं बना रहे हैं, टेस्ट आपसे नहीं ले रहे हैं, तो आपको अभी लग रहा होगा कि इसका कोई रोल नहीं है, लेक्चर वीडियो देख लिया हो गया। लेकिन जैसे ही जब आपको के सामने 100, 150, 200 क्वेश्चन का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, उस समय क्वेश्चन टेस्ट सीरीज को जब हल करेंगे तो एक ही समय में आप सारे लेक्चर वीडियो को नहीं देख पाएंगे। इस वजह से जब नोट्स बनाए रहेंगे तो एक तो पहली बात आपको याद रहेगा और दूसरी बात क्या है कि उस नोट्स को बहुत आसानी से कम समय में आप पढ़ के जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज होगा उसको आसानी से आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। इस दृष्टि से बहुत आवश्यक है कि आप क्या करें, नोट्स बनाएं। और नोट्स बनाएंगे तभी आपके अंदर लिखने की प्रैक्टिस भी होगी और नोट्स बनाने के तरीका आप जान भी जाएंगे। अपने आप में एक बार नोट्स परफेक्ट नहीं होता है, नोट्स को बार बार बनाया जाता है, बार बार लिखा जाता है, तभी जाके वो लेखन शैली आपके अंदर आएगी, अन्यथा सुनने समझने से नहीं आएगी। इसलिए पुनः एक बार आपसे मैं रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी
रजिस्ट्रेशन किए हैं और पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की, वह निश्चित तौर से नोट्स बनाएं और हमें दिखाएं। हमारे पर्सनल नंबर पे जैसे 2 लोगों ने सेंड किया है, ठीक उसी तरीके से आप सभी भी सेंड करिए, ताकि हम जान जाएं कि हाँ आप जो है आपकी तैयारी ठीक दिशा में चल रही है कि नहीं चल रही। कि ऑफलाइन क्लास नहीं है कि आपसे पूछा जाए, यही एक माध्यम है कि यदि आप नोट्स बनाते हैं और हमको 2 पेज 3 पेज में भी दिखा देते हैं तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आपका जो पढ़ने का और तैयारी करने की दिशा है वह सही दिशा में चल रही है। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। फिर अगले वीडियो में लॉक के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।